हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज 2-3 दिन बाद आपसे मुखातिब होने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। थोड़ी दिक्कत चल रही थी, पर इन सब चीजों को साइड में हटाते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा था, व्याकरण पढ़ा रहा था। पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया। वर्णमाला पढ़ाने के बाद मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाए। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, अलग अलग सोर्स से, व्हाट्सएप से आए, यूट्यूब पे कमेंट में भी आए कि सर आप हिंदी साहित्य पढ़ाओगे कि नहीं। तो फिर मैंने जाके देखा पूरी यूट्यूब पे, कहीं भी हिंदी साहित्य एक क्रमवार तरीके से नहीं है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य ही पूरे क्रम से पढ़ाया जाए और एकदम सिरे से एक एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको समझाई जाए, जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, आप टीईटी का एग्जाम दे रहे हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, कोई भी टेट हो, किसी भी तरह का सुपर टेट हो, ये सब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम है, राजस्थान से रिलेटेड जितना, जहां भी हिंदी आती है उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा साहित्य मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी जो साहित्य है उसके कालक्रम को, कि हिंदी साहित्य का पूरा जो कालक्रम है, पूरा जो समय है, उसको किन किन खंडों में, किन किन कालों में बांटा गया है, क्या उनका समय है, क्या उनकी शाखाएं हैं, कौन कौन से प्रमुख उनके कवि हैं। इस भी चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही आता है। और फिर हम क्या काम करेंगे, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी काल आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना भी आपको टाइम पीरियड पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, कालक्रम दिखाई दे रहा है, इस पे हम पर्टिकुलरली एक एक वीडियो बनाएंगे। चाहे वो थोड़ा 10 मिनट का हो जाए, 15 मिनट का हो जाए, एक एक पॉइंट उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आदिकाल है, तो आदिकाल को एक वीडियो में पूरा निपटा लेंगे। आदिकाल से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको, फिर ऐसे ही फिर आगे भक्ति काल को, फिर रीति काल को, फिर आधुनिक काल को, और फिर एक एक युग को उठा के चर्चा करेंगे। और फाइनली फिर हम कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं और वो कवर करेंगे। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है हिंदी साहित्य का कालक्रम या उसका वर्गीकरण, किस तरह से उसको बांटा गया है, किस तरह से उसको बताया गया है। तो अभी मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि हिंदी साहित्य इतिहास के को विभिन्न कालों के यहाँ पे थोड़ा हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी का जो साहित्य इतिहास है उसके जो विभिन्न काल हैं, उनके कालों, उन कालों के नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है, किसने उनको नाम दिया सबसे पहले। तो आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय हिंदी, जो हिंदी साहित्य है, जो भारतीय हिंदी है उसका साहित्य है, उसको कालक्रम में बांटा और उनको नाम दिया। तो वो नाम कौन कौन से हैं हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने हिंदी साहित्य लिख रखा है, तो सबसे पहला जो काल माना जाता है वो आदिकाल माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा काल माना जाता है वो पूर्व मध्यकाल माना जाता है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल माना जाता है, और फाइनली आधुनिक काल माना जाता है। इन चार विशेष कालों में, चार इंपोर्टेंट कालों में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समाया हुआ है। सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद पूर्व मध्यकाल, उसके बाद उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इनके उपनाम भी हैं। जो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल तो जनरली बोले भी नहीं जाते हैं। देखो यहाँ पे देखिए आप, आदिकाल को आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। आदिकाल का जो एक अन्य नाम है वो है वीर गाथा काल। क्या है? वीर गाथा काल। दूसरा जो पूर्व मध्यकाल है, इसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें भक्ति संबंधित ही सारी की सारी रचनाएं हुई हैं, चाहे वो निर्गुण भक्ति से संबंधित हो या सगुण भक्ति से संबंधित हो। अभी इसको विस्तार से समझेंगे। उसके बाद जो उत्तर मध्य काल है, इसको रीति काल के नाम से जाना जाता है, और जो आधुनिक काल है इसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है। देखिए पूरा जो इतिहास, जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, वो दो ही चीजों में बटा हुआ है, एक गद्य में, एक पद्य में। यानी कि एक गद्य में, दूसरा काव्य में। काव्य जिसको आप गा के बोल सकते, जिनको आप गा सकते हैं, और गद्य वो होता है जिसको आप गा नहीं सकते, आपको नॉर्मली पढ़ना पड़ता है। तो अब इसमें हम सबसे पहले आदिकाल को देख लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके समय के, इनके समय के बारे में आपसे पूछेगा कि इनका समय कितने से कितना है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके जो विभिन्न काल हैं उनके नामकरण करने का श्रेय जा रहा है जॉर्ज ग्रियर्सन को। और ग्रियर्सन के अनुसार जो आदिकाल है या वीर गाथा काल है, इसका समय है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो समय है वो है 650 से 1350 ईस्वी। पर
काफी जगह ये 650 ना लिख के 1050 लिखा रहता है, तो दोनों ही सही हैं, दोनों गलत नहीं है। पर जनरली जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो मिलता है 1050 से 1350, 1050 से 1350। तो ये कितना समय हुआ? ये लगभग 300 साल का समय हुआ। कितने? 300 साल का समय हुआ 1050 से 1350, आपको याद रखना है। अब वीर गाथा काल आदिकाल में एक्चुअली है क्या? नाम से आपको पता लग रहा होगा वीर गाथा काल, कि वीरों की गाथाएं जिसमें गाई गई, वो काल कौन सा काल है? वीर गाथा काल है, उसी को आदिकाल कहा जाता है। अब वीर गाथा काल में किस तरह का साहित्य चलता था, किस तरह का साहित्य लिखा गया, तो आपको पता है कि रासो साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य लिखा गया, जिसमें वीर से परिपूर्ण रचनाएं थी कि राजाओं के जो शौर्य था, पराक्रम था, उनको गाया गया। जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। ये सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम की उसमें रचना की है, पराक्रम लिखा है, पराक्रम गाया है कि ऐसे साहसी थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो पूरा का पूरा जो आदिकाल है, वीर गाथा काल है, वो रासो साहित्य से अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। और इसमें वीर रस से संबंधित रचनाएं देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, जिनमें से मैंने आपको एक बता दिया, वो है पृथ्वीराज रासो, उसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। तो इसी तरह से और भी चीजें हैं जो हम समझेंगे। फिलहाल हम कालक्रम समझ रहे हैं और थोड़ा ये समझ रहे हैं उनका टाइम पीरियड कितना है, और थोड़ा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या। उसके बाद जो दूसरा काल आता है वो पूर्व मध्य काल है। पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम है भक्ति काल। अब देखो 1050 से 1350 तक आदिकाल रहा, उसके बाद 1350 से 1650, यानी कि अगला जो 300 साल का टाइम पीरियड है, इससे 1050 से 1350 ये 300 साल हुए। फिर इन 300 साल पूरा होने के बाद जो 1350 से 1650 तक का टाइम पीरियड है वो है भक्ति काल। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि भरपूर रचनाएं हुई, हर तरह की रचना देखने को मिली और खूब दबा के रचनाएं हुई। इसमें बड़े बड़े कवि आए, कबीर आए, तुलसी आए, रैदास आए, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें देखने को हमको मिलते हैं। तो स्वर्ण युग माना जाता है। और जो भक्ति काल है उसकी दो प्रमुख धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा है और दूसरी सगुण भक्ति धारा है। निर्गुण भक्ति धारा से अर्थ यह है कि देखो भक्ति किसकी होती है? परमात्मा की होती है, भगवान की होती है। तो जो भक्ति काल में निर्गुण और सगुण भक्ति धारा है, निर्गुण में मतलब कि भगवान के निराकार रूप की उपासना की गई है, आत्म स्वरूप की उपासना की गई है। उस संबंध में जो काव्य है वो निर्गुण भक्ति शाखा में है। और जिसमें भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना की गई, जैसे राम और कृष्ण की उपासना की गई है, उनसे संबंधित जो काव्य की रचना की गई है वो सगुण भक्ति धारा में है। तो सबसे पहले निर्गुण को समझ लेते हैं। देखो भक्ति काल दो भागों में बटा हुआ, निर्गुण काव्य धारा में और सगुण काव्य धारा में। अब निर्गुण भी दो में बटा हुआ है, पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरी है प्रेमाश्रयी। देखो आश्रय किसको कहते हैं? आश्रय मतलब जहां पे कोई जाके रुक जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा की जो पहली उपधारा है या उपशाखा है वो ज्ञानाश्रयी है, मतलब इसमें ज्ञान से संबंधित बातें की गई हैं, ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से संबंधित बातें की गई हैं निर्गुण में। और इसको दूसरा नाम क्या है? इसको संत काव्य कहा गया है। निर्गुण में जो पहली उपशाखा है वो ज्ञानाश्रयी, मतलब ज्ञान से संबंधित बातें ब्रह्म से संबंध में की गई हैं, और इसको संत काव्य भी कहते हैं। और इससे संबंधित जो प्रमुख कवि हैं या प्रमुख जो व्यक्ति हैं, जो नाम है, वो है कबीरदास। तो कबीरदास का संबंध आपसे पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा भक्ति काल में निर्गुण शाखा, और निर्गुण की भी उपशाखा ज्ञानाश्रयी, जिसका अन्य नाम है संत काव्य, उससे संबंधित कबीरदास है। दूसरी जो निर्गुण की ही दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी, यानी कि जिसमें प्रेम का आश्रय है, प्रेम का आश्रय लिया गया है परमात्मा के प्रति, वो है प्रेमाश्रयी। और इसका अन्य नाम है सूफी काव्य। और सूफी काव्य के लिए जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना आपने सुनी होगी जिसका नाम है पद्मावत। कबीरदास जी की साखी, सबद, रामायणी, ये अलग अलग 3 रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारी उनकी कृतियां देखने को हमको मिलती हैं। तो ये हमारा पूरा क्या रहा निर्गुण का। अब सगुण का समझ लेते हैं। सगुण में भी 2 धाराएं, मैंने आपको बता दिया कि राम और कृष्ण की उपासना हो रही है। तो रामाश्रयी मतलब जिसमें राम भक्ति से संबंधित कविताओं की रचना की गई, काव्य की रचना की गई, वो रामाश्रयी है। और जिसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य की रचना की गई वो कृष्णाश्रयी है। रामाश्रयी से संबंधित सगुण भक्ति धारा की जो उपशाखा रामाश्रयी है,
रामाश्रयी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो तुलसीदास है, क्योंकि तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है श्री रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में पूरा श्री राम जी का पूरा जीवन चरित्र उसमें दिखाया गया है। और दूसरी कृष्णाश्रयी उपशाखा संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो है सूरदास, क्योंकि सूरदास के लगभग 10,000 पद हमको देखने को मिलते हैं, पर यह बात कही जाती है कि उन्होंने लगभग 1.25 पद लिखे हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित, जिसमें आपको बहुत सारे पद ऐसे सुनने को मिल जाते होंगे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, पर आप थोड़ा समझ जाइए। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे पद देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक पद देखने को मिलता है, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। वो अपनी चोटी के बारे में बोल रहे हैं। तो उन बाल लीलाओं का वर्णन किया है किन्होंने, सूरदास जी ने। तो ये पूरा का पूरा भक्ति काल संबंधित है। हम इन पर्टिकुलर वीडियो में इनको कवर करेंगे और सब चीज देखेंगे। उसके बाद जो अगला काल आता है वो आता है रीतिकाल, और रीतिकाल उत्तर मध्य काल को ही रीतिकाल कहा जाता है। अब इसका समय है 1650 से, देखो 1050 से 1350 तक आदिकाल, 1350 से 1650 तक क्या है भक्ति काल, 300 साल का समय है। उसके बाद फिर जो 1650 से और 1850 तक ये 200 साल का समय है। और इस 200 साल के समय में एक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो रीतिकाल से संबंधित है वो है बिहारी। बिहारी के लगभग 700 दोहों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 700 दोहे लिखे हैं, और वो गागर में सागर है, क्योंकि उनमें इतना गंभीर अर्थ निकलता है कि एक सामान्य व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता। उनको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, समझना पड़ता है। और बिहारी संबंधित एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो बिहारी किस काल से संबंधित आपको बोलना पड़ेगा, रीति काल से संबंधित बिहारी है। उसके बाद जो आखिरी जो काल विभाजन आता है, काल विभाजन में आखिरी काल आता है वो है आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो अन्य नाम है वो गद्य काल है। क्या नाम है? गद्य काल। गद्य काल क्यों कहा गया? इससे पहले जितने भी काल है, आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इन तीनों में जो रचनाएं हुई हैं, जो भी कृतियां लिखी गई हैं, जिनका भी रचना की गई है, लिखी गई हैं, ये सब बातें आप कह सकते हैं वो काव्य में है, वो पद्य में है। और इसमें जो आधुनिक काल में जो रचनाएं हुई हैं, जो कृतियां हुई लिखी गई हैं, वो ज्यादातर गद्य की फॉर्म में है। यानी कि आप उनको पढ़ेंगे, आप उनको ज्यादातर गा नहीं सकते, उनको पढ़ना आपको पड़ता है। तो आधुनिक काल, गद्य काल, इसका समय कब से कब तक है? 1850 से लेके अब तक, वर्तमान तक इसका समय माना जाता है। और इस काल में और भी ज्यादा नीचे फर्दर क्या है, डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 1850 से अब तक की जो बात आ रही है उसमें पूरा का पूरा एक काल आगे भी विभाजन है। सबसे पहले आधुनिक काल के अंदर एक युग आता है जिस युग का नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके नाम के ऊपर ये युग का नाम रखा गया है। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ज्यादा रचनाएं प्रदान की, बहुत बड़े स्तर पर रचनाएं प्रदान की, और अपना नाम उनका अमर हो गया है यहाँ पे। तो भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से लेके 1900 तक है। देखो, आप ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करते हो, पर ट्रिक से मत पढ़ो। आप बार बार चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करो। जितना बार आप रिवाइज करोगे, एक बार आज पढ़ लिया, फिर कल पढ़ लिया, फिर एक बार वीकली रिवीजन ले लिया, फिर एक बार मंथली रिवीजन ले लिया, तो आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। तो आगे इसमें देखो, जो भारतेंदु युग है उसका समय है 1850 से 1900 तक का समय है। उसके बाद जो दूसरा युग आता है उस युग का नाम है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य का, उनके नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया है। और इसका जो समय है वो है 1900 से लेके 1920 तक। अब द्विवेदी युग से संबंधित और भी कोई लेखक हैं या और भी कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम जानना है, तो द्विवेदी युग से संबंधित एक है मैथिली शरण गुप्त, जिनकी साकेत एक बहुत प्रमुख रचना है, वो पूछी जाती है। और दूसरे हैं हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जिनको कहा जाता है, वो भी द्विवेदी युग से संबंधित एक लेखक हैं, एक जाना माना नाम है। उसके बाद जो आगे का विभाजन आता है वो आता है छायावाद युग। छायावाद युग 1920 से लेके और 1936 तक का टाइम पीरियड है।
और छायावाद युग में आपको बड़े बड़े नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का नाम इसमें आ जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद का नाम इसमें आ जाता है, जैसे निराला का नाम इसमें आ जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और एक और बड़ा नाम जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम, जिसको कहते हैं गिल्लू, आपने पढ़ी होगी जरूर, तो महादेवी वर्मा। तो ये लोग संबंधित हैं छायावाद युग से, और छायावाद युग का जो समय है वो 1920 से 1936 तक है। उसके बाद जो समय आता है वो छायावादोत्तर युग आता है। देखो जहां पे भी पूर्व आ जाता है तो पहला होता है, आपने गणित में बचपन में देखा होगा कि पूर्व कहा जाता है तो क्या होता है, पहले का, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। देखो उत्तर के भी कई मतलब हैं, एक उत्तर का मतलब है दिशा, उत्तर दिशा, दूसरा उत्तर का मतलब होता है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और तीसरा उत्तर का जो मतलब होता है वो होता है बाद में। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में। तो अभी हमने देखा 1920 के 1936 तक जो समय है वो छायावाद का युग है, और यहां पे लिखा है कि छायावादोत्तर, यानी कि छायावाद के बाद का जो युग है उसको छायावादोत्तर युग कहा गया है, और ये 1936 के बाद से अब तक चला आ रहा है। फिर इसमें फर्दर डिवाइडेशन है, जिसमें पहला डिवाइडेशन है प्रगतिवाद। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, डेली आपको इनसे संबंधित लेक्चर मिलेंगे। प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से लेकर 43 तक है, और प्रगतिवाद से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचनाएं हैं रश्मिरथी, सूतपुत्र, ये आपने सब सुनी होंगी, बहुत अनुपम रचनाएं हैं। उसके बाद प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 से 51 तक का है, और प्रयोगवाद का जो सबसे प्रमुख नाम है, एक जाना माना नाम है, वो है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपने अज्ञे जरूर सुना होगा। तो प्रयोगवाद में अज्ञे जी का नाम आता है, और अभी जो इस समय चल रहा है वो आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता का समय चल रहा है, और नई कविता का समय है 1951 से लेकर अब तक जो चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा डिवाइडेशन है, ये पूरा का पूरा वर्गीकरण है। इसमें मैं एक एक टॉपिक को उठा के आपको वीडियो दूंगा। इसमें दो चीजें अक्सर जुड़ेंगी, एक तो हिंदी का इतिहास जोड़ेंगे हम लोग, और हिंदी का विकास कहां से होता है, देखो सीधे सीधे है कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद आई आपकी पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आई आपकी हिंदी। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक वीडियो में हम हिंदी के संवैधानिक संबंध को समझेंगे, कौन कौन से संवैधानिक अनुच्छेद हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कौन कौन सी तिथियां प्रमुख हैं, ये सब चीज समझने की कोशिश करेंगे, और पूरा इतिहास समझेंगे, साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार समझेंगे और व्यास सम्मान समझेंगे। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, उन सबको देखेंगे। कुल मिला के पूरे साहित्य के इतिहास में 25 से 30 वीडियो तक शायद बन सकता है। 25 वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। अगर आपने 25 वीडियो देख लिया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की वजह से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।